मेरा कहना है कि सर एक पंचायत में जैसे कि 10 से 12 गांव है, तो अगर मान लीजिए कि अगर एक गांव का नाम हम उठाते हैं और एक गांव ऐसा होता है कि उसका अलग अलग 4-5 बीघा होता है, छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे 50 घर यहाँ, 30 घर यहाँ, 20 घर यहाँ, सबका छोटा छोटा नाम भी अलग अलग रहता है, लेकिन इकट्ठे जो है सो एक बीघा के एक जो नाम होता है बड़ा, जैसे मान लीजिए डिहरी, तो डिहरी कोई एक गांव है तो उसका बहुत सारा बीघा है, छोटा छोटा नाम अलग है, प्रचलन में है अलग अलग गांव, और लेकिन नाम में सब जगह लिखाएगा डिहरी डिहरी डिहरी, जैसे डिहरी सबको मिलाकर के एक ही नाम दे दिया डिहरी। अब होता क्या है कि वहाँ जो बनाएगा वार्ड बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एक पंचायत में 14 से 15 हो, तो किया क्या है कि वो किया है संख्या के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 बीघा है तो 2 बीघा का इसका अगर मान लीजिए कि पूरा किया 1000, और इसमें से अगर घट रहा है कि 700 का है तब 300 ले लिया दूसरे बीघा का, और ये मिला करके एक वार्ड मिला करके एक वार्ड का नामकरण कर दिया है। तो मेरा कहना है कि सर अब तो वहाँ जो ग्राम जो कह रहे हैं कमेटी बनाने का, तो ग्राम कमेटी में फिर वही बात आ जाएगा कि या तो वार्ड और या तो फिर आ जाएगा आपका बूथ लेवल। एकदम सही पकड़ा। अभी हमने उसकी चर्चा नहीं की क्योंकि अभी उतनी अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हुई, लेकिन आगे हो जाएगी। और जो प्लान है वो ग्राम कमेटी तक नीचे सीमित नहीं है, बल्कि वार्ड कमेटी और बूथ कमेटी तक जो पदाधिकारी हमारे होंगे, जब हमारी संख्या सदस्यों की वार्ड में उतनी हो जाएगी कि पदाधिकारी के वोट कराए जा सकेंगे, बूथ पे इतनी हो जाएगी कि बूथ पे कराए जा सकेंगे वोटिंग, तो हम वोटिंग करा के करेंगे। और जब नहीं होगी, कम संख्या होगी, तो ग्राम कमेटी वहाँ पर एडहॉक कमेटी नियुक्त करेगी वार्ड में और बूथ पर। बूथ कमेटी चुनाव के मद्देनजर उपयोगी होगी, इसलिए बूथ कमेटी की नियुक्ति करनी ही करनी है। तो वो जब कम संख्या में लोग होंगे वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा एडहॉक बेसिस पर, और जैसे संख्या कुछ बढ़ेगी एक बूथ पर वहाँ पर चुनाव कर लिया जाएगा। मेन जब पूरा चुनाव होता रहेगा, जरूर नहीं कि वहाँ पर हो सके, क्योंकि इस पहले बार में हो सकता है हम लोगों के पास वहाँ पर उतनी संख्या में लोग नहीं हो, लेकिन कुछ जगह तो हो जाएंगे, और कुछ जगह होंगे तो हम लोग वहाँ पर बूथ कमेटी और वार्ड कमेटी का भी चुनाव कराएंगे, ताकि वो उदाहरण के रूप में अन्य जगहों के लिए देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या मॉडल तक जाना है, वो प्रैक्टिकल रूप से लोग देख सकेंगे, जान सकेंगे। इस तरह का तो एक और बात हो सकता है सर कि अगर मान लीजिए कि ये जितना आबादी के हिसाब से जो बूथ बनाया, वार्ड बनाया है, और हर वार्ड का एक वार्ड सदस्य होता है, जैसे वो गवर्नमेंट के नज़रिए से बोल रहे हैं, या फिर एक वार्ड सचिव होता है, तो हमको कहना है कि अगर वार्ड बाई वार्ड अगर उस तरह से कमेटी अगर बनाते हैं तो भी वो डायरेक्ट वो बूथ को ही मैंने रिप्रेजेंट करता है सर। बात ठीक है, फिर भी एक वार्ड में एक से ज़्यादा बूथ भी तो हो सकते हैं कहीं कहीं। नहीं सर, जनरली नहीं होता है, नहीं जनरली एक ही होता है, एक ही होता है। तो ठीक, अब होता क्या है, ठीक है, वार्ड तक रुकेंगे, वार्ड तक रुकेंगे, अलग अलग जगह की परिस्थितियों को देखिए। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि 1.5 साल में हम लोग बहुत एकदम जादू करके बूथ कमेटी तक बना देंगे। ग्राम कमेटी तक का लक्ष्य रखा गया है, पंचायत तक भी हो जाएगा ना सर? नहीं हो जाएगा, नीचे वाला में भी हो जाएगा। ये देखिए वक्त लगेगा थोड़ा इस बात को लेके। मान लीजिए आज हम बोल रहे हैं, लोग क्यों भरोसा करें? और भी पार्टियां कुछ आई थी, ऐसा कहीं थी, तो आप और हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये कैसे लोग जानेंगे? ये तब जानेंगे कि जब होता हुआ दिखेगा, जब उनको दिखेगा कि हाँ हम बने, तब होता हुआ जब दिखेगा तब लोगों को भी विश्वास, पार्टी के वॉलंटियर्स को और पार्टी से बाहर के लोगों को भी भरोसा आएगा कि ऐसा किया। और जब अगला बार यही चुनाव होगा तब बहुत मास लेवल पे लोग भी पार्टी से जुड़ेंगे और इसमें भागीदार बनेंगे। और हम लोग चुनाव की जब घोषणा करेंगे, कम से कम उसके 3 महीना पहले मेंबरशिप रोक देंगे कि अब नया मेंबरशिप नहीं होगा, इतने ही लोग अब इसमें भागीदार भी करेंगे। और इसके बाद तो हमने बताया कि आगे बार के लिए उस तरह ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसमें कम से कम 3 लेयर पदाधिकारियों के चुनाव में नीचे के 3 लेयर की कमेटियां वोट कर सकेंगी ऑनलाइन। और विधायक, और इसमें तो क्लियर है कि सारे के सारे मेंबर्स को उनके क्षेत्र क्या वोट करना है,
सारे के सारे पदाधिकारियों को करना है। उसमें कुछ पावर सीमित रूप में जोनल कमेटी, स्टेट कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के पास भी होगी। और अगर ये बिहार सफल हो जाता है, यूपी सफल हो जाता है, यूपी में तेजी से करना है क्योंकि वहाँ चुनाव भी आने वाले हैं। 1.5 साल में चुनाव तो आ जाएगा वहाँ। बिहार में 2 साल 2.5 साल में भी होगा तो काम चलेगा। और ये दोनों सफल होने के बाद इसका आकलन करते हुए पूरे देश में अगर सफल हुआ या उसमें जो भी कमियां हुई उनको दूर करते हुए पूरे देश में सोशलिस्ट पार्टी इसी प्रकार से अपनी कमेटियों का निर्माण करेगी और फिर राष्ट्रीय कमेटी के लिए वोट होकर के राष्ट्रीय कमेटी बनेगी। हम और आप इन कमेटियों में इन विधायक और सांसदों के टिकट की उम्मीदवारी में कहाँ होंगे नहीं होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ देश का लोकतंत्र मजबूत होगा और हम लोग भी कहीं ना कहीं होंगे अपने अपने कार्य और क्षमता के अनुसार। कहीं प्रकोष्ठ में हो सकते हैं, कहीं सब चीज जो मेहनत करेंगे वो कहीं ना कहीं पार्टी को जरूरत होती है, कहीं होंगी। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, मजदूर प्रकोष्ठ है, किसान प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ है, ठीक है ना। तो ऐसे कहीं ना कहीं रहेंगे। दुकानदार प्रकोष्ठ, ड्राइवर प्रकोष्ठ, व्यवसायी शिक्षक प्रकोष्ठ। तो प्रकोष्ठ हम लोग चिकित्सक प्रकोष्ठ जाति और धर्म के नाम पर नहीं बनाएंगे। और हमारा प्रस्ताव अभी राष्ट्रीय कमेटी के नेताओं से बात नहीं हुई, हमारा प्रस्ताव तो यह है कि लिंग के आधार पर प्रकोष्ठ भी ना बने, मतलब महिला प्रकोष्ठ का जो चयन है वह भी चयन ना हो। कारण इसके पीछे हालांकि यह डिटेल डिस्कशन का विषय है, साधारणतः सब जगह होता है, हमारी पार्टी में भी है। लेकिन एक चीज जो है, जो पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का कहना है कि कोई भी कमेटी बने उसमें कम से कम 30% महिलाओं को रखने का प्रयास करो। अभी तक हम लोग ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक बस पटना जिला की कमेटी बनी थी जिसमें महिलाओं की संख्या 80%, लेकिन बाकी जगह 30% भी नहीं हो पा रहा। अभी 30% करने का कोशिश किया जा रहा है, वो हो जाए ये अच्छा है कि सभी कमेटी, मुख्य कमेटी जो भी कमेटी है सब में 30%, बुद्धिजीवी कमेटी तो 30% महिलाएं हों। लेकिन महिलाओं का जो अलग से प्रकोष्ठ है वह इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा देखा गया है कि ठीक बात है महिलाओं को लंबे समय से किसी तरह शोषण का मामला तो रहा ही कई प्रकार के, तो आर्थिक रूप से महिलाएं पिछड़ी रही लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से, और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी रही। लेकिन एक और चीज इस लंबे समय में हुआ, क्योंकि ये 100 साल में नहीं हुआ, ये हजारों साल में हुआ। उसमें क्या है कि मानसिक तौर पर भी महिलाओं में एक पिछड़ापन कहीं ना कहीं आया है कि वो खुद को ही पिछड़ा मान बैठी है गहरे में, मानसिकता के स्तर पर। उसमें क्या होता है कि अगर कोई महिला आज के डेट में, ठीक है अब भी पिछड़ापन ऐसा है शैक्षणिक और आर्थिक, सामाजिक रूप से भी, शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक तीनों रूप से महिलाओं में पिछड़ापन लंबे सैकड़ों वर्षों से देखा जा रहा है और शोषण की शिकार भी हुए। लेकिन एक चीज और है जिसकी चर्चा नहीं होती, वो मानसिक पिछड़ापन। ये इन तीनों पिछड़ापन की वजह से धीरे धीरे एक मानसिक पिछड़ापन जो उनके दिमाग में बैठ गया। अब अगर कोई महिला या कुछ महिला आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाती हैं, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित भी कुछ हो जाती हैं, शैक्षणिक रूप से भी पढ़ लिख जाती हैं, लेकिन उनके दिमाग से यह बात नहीं जा पाता कि हम अब आगे हैं, बराबर हैं, सामान्य रूप से हैं, यह दिमाग से बाहर नहीं हो पाता और उनकी बातचीत, उनकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं यह झलकता है। अब जैसे हमारा ही ले लीजिए, तो हमारी पत्नी है, अगर उन्होंने कुछ खर्च किया तो आके बताने लगती हैं ये खर्च किया, ये खर्च किया है। उनके दिमाग में है कि हमको शायद बताना चाहिए अपने पति को, तो हम नहीं भी पूछते। कई बार हमने टोका, जब हमने पूछा ही नहीं तो क्यों बता रहे। मेरे ऐसा कम से कम बहुत सारे लोग हैं, 50-100 बार करने के बाद भी उनका ये फिर भूल जाती हैं और आकर के अचानक बताने लगती हैं कि हमने ये किया, ये खर्च, इस चीज में ये जरूरी था, वहाँ किया, ये किया, ये हिसाब देने जैसी परिस्थिति। तो यह हिसाब वो इसलिए देती हैं मना करने के बावजूद
कि उनके दिमाग में एक बैठा हुआ है जो जाता नहीं। तो मानसिक पिछड़ापन जो कहीं ना कहीं हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में जो प्रवेश कर गया और चल रहा है, इस मानसिक पिछड़ापन को कहीं ना कहीं महिला प्रकोष्ठ अलग से बना करके, मुझे लगता है पार्टियों में कम से कम कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें उनकी ही उसी मानसिकता को बल, किसी तरह सकारात्मक फॉर्मेट में भी बल पहुंचा रहे हैं उस मानसिकता को। क्यों? क्योंकि देखिए, अब सवाल है कि लोहे का जंजीर में बांधिए कि सोने का जंजीर में बांधिए, जंजीर तो जंजीर है। और ठीक बात है, महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक समर्थन मिलना चाहिए सरकार से, ये सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी में कम से कम महिलाओं के लिए जो अलग से प्रकोष्ठ है, जो कि उनको फील कराए, या SC/ST क्या ये अलग से प्रकोष्ठ है जो उनको फील कराएगा कि आप SC/ST हैं, आप कमजोर हैं, एकजुट रहिए। उससे अच्छा है कि हम बाकी सभी अन्य कमेटियों में 30%, 50%, उससे ज़्यादा महिलाओं को लाने की कोशिश करें। तो यह हमारे दिमाग में एक बात है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिकल पार्टी में जो अलग से प्रकोष्ठ दिए गए हैं, और यह कहकर दिए गए हैं कि इससे महिलाओं का हम सम्मान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान से ज़्यादा महिलाओं के लिए सुनहरा जंजीर जैसा है, जो लोहे के जंजीर को और आप कलर कर दीजिए सुनहरा, तो देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन जंजीर तो जंजीर। तो इसलिए हम यह आगे नेताओं से अपनी बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर के, कि महिला प्रकोष्ठ को खत्म करके महिलाओं को सामान्य सभी प्रकोष्ठों में अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए, जिससे कि उनको सामान्य तौर पे वह मानसिकता दिमाग से हट पाए कि मैं एक महिला हूं, तो वो वाली महिला वाला, महिला तो है ही, लेकिन पहले वो एक व्यक्ति के तौर पर है। सामान्य रूप से जो काम आप हम कर रहे हैं वो भी वो कर सकती है, उस कमेटी में रह के, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हो, मुख्य कमेटी हो, सामान्य तौर पर कर सकती है। वो जो प्रकोष्ठ में है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ या मुख्य प्रकोष्ठ कमेटी में जो महिलाएं, उनको भी महिला प्रकोष्ठ पार्टी में होता है, तो नजर आता है कि भैया हम एक बनाया गया है कमजोर वर्ग के लिए, लिंग के लिए ये बनाया गया है, हम लोग उसी के प्रतिनिधि हैं एक तरह से। तो ये नहीं होना चाहिए। कई बार तो दिमाग से निकालना भी जरूरी है, इस पिछड़ेपन को दिमाग से भी निकालना जरूरी है। इसलिए पार्टी में हम ऐसे चाहते हैं और इस पर बात करेंगे आगे चल के। ये तो सही बोले सर, बहुत लाजवाब रहा कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जो प्रकोष्ठ है और महिला का अलग है, तो उसको हमेशा ये फीलिंग होता होगा कि शायद उन लोग का जो प्रकोष्ठ है में पता नहीं कितना बेहतर लोग होंगे, बेहतर विचार होगा, बेहतर मीटिंग होगा, दे आर मोर काबिल। हाँ, और हो सकता है कि अब उन लोग लीड करेंगे तभी ना हम लोग चलेंगे, हम लोग आगे कैसे चलें, हम लोग कुछ बात कैसे कहें। तो ये हो गया कि आइसोलेट कर देना, आइसोलेट हो ही रहा, हाँ आइसोलेट हो ही रहा। हाँ, और आइसोलेट जैसे ही हुआ, मीन्स पिछड़ापन यहाँ दिख गया ऐसे। हम सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। हाँ। जैसे कि डॉक्टर्स में आइए तो जनरली गायनिकोलॉजिस्ट जो होती हैं, तो लोग समझते हैं कि वो फीमेल्स ही होती हैं, जबकि आपको शायद जानकारी होगा मेल डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं सर। तो इसलिए जब जो उदाहरण दे रहे हैं सर, वो बिल्कुल यहाँ सूट बैठता है। कहने का मतलब मेल डॉक्टर यदि गायनिकोलॉजिस्ट हो सकता है और फीमेल के सारी चीज़ों को वो मतलब चूंकि तो बीमारी है, नहीं, तो यहाँ प्रकोष्ठ जो है, तो प्रकोष्ठ में ऐसा किसी प्रकार का, लेकिन जब महिला प्रकोष्ठ की बात आ गई या कहीं मान लीजिए चिकित्सक प्रकोष्ठ की बात आ गई, शिक्षक प्रकोष्ठ की बात आ गई, तो निश्चित रूप से उस चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। यदि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा काबिल हैं तो वो लीड करें इन चीज़ों को। महिला प्रकोष्ठ में यदि वैसे महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से उनको लीड करना चाहिए। और देखिए, मानसिक आज़ादी बहुत जरूरी चीज है, और देश पहले तो आज़ादी ही जरूरी चीज है। आप ख्याल करिए कि देश हमारा जब गुलाम था तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन तो था, आर्थिक पिछड़ापन तो था, सामाजिक पिछड़ापन भी था, लेकिन पहले हमारे देशवासियों ने क्या पसंद किया, पहले आज़ादी दो, पहले आज़ादी लो। तो ठीक है, महिलाओं में कुछ आगे बढ़ी हैं, शैक्षणिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। बहुत पिछड़ापन भी अभी भी है, लेकिन उन सारे पिछड़ापन को ठीक किया जाएगा। पहले तो मानसिक पिछड़ेपन को ठीक करना जरूरी है, वो साथ में
काम करने का अवसर मिलेगा तो ये होगा ठीक। और अलग से काम करने का अवसर देने से कहीं ना कहीं वह मानसिकता और बलवती होगी, चाहे आप उनको जो है कितना रेशम के धागे से क्यों बांधें, लेकिन वो बंधन ही हो। तो इस बंधन को तोड़ने की पहल सोशलिस्ट पार्टी को करनी चाहिए। तो हमारी समझ तो ऐसी है। अब देखिए राष्ट्रीय हमारे जो नेताओं की क्या समझ होती है, उनसे डिस्कशन करने के बाद इस हाँ, ये सब बात की चीजें हैं। अब जरूरी थोड़ी है, चिकित्सक प्रकोष्ठ है तो महिला यदि है तो महिला चिकित्सक नहीं आ सकती है, शिक्षक है तो महिला नहीं आ सकती।